संधान ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार। आज का विषय है लोक चेतना के वाहक कवि नागार्जुन, त्रिलोचन एवं केदार। इस विषय में मैंने विचार किया है कि कवियों की एक एक दो कविताएं लेकर के बात की जाए और थोड़ा कवियों के बारे में परिचय भी दिया जाए। इस क्रम में पहले कवि हैं नागार्जुन। इनका परिचय है। जन्मतिथि ज्येष्ठ पूर्णिमा 1911 ईस्वी। जन्म स्थान गांव तरौनी, ज़िला दरभंगा, बिहार। अवसान 5 नवंबर 1998 ईस्वी। इनके कविता संग्रह हैं भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली इस गुब्बारे की छाया में। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं जिनमें महत्वपूर्ण हैं रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे। अगले क्रम में हमने सोचा कि इनकी लोक चेतना का जो ये वहन करते हैं तो क्यों न इनकी एक दो कविताएं लेकर के उस पर बात की जाए। इस क्रम में मैंने पहली कविता चुनी है अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। यह कविता जब से लिखी गई तब से लेकर आज तक यह कविता कोर्स में पढ़ाई जाती है और हमेशा ताज़ी बनी रहती है। लोक चेतना का कवि कितनी गहराई से चीज़ों को उठाता है उसका यह महत्वपूर्ण और विशेष उदाहरण है कि यह कविता पुरानी नहीं पड़ती। सामान्य तौर पर इसकी विवेचना दो विरोधी चित्रों के रूप में की जाती है। मुझे बार बार लगता रहा कि लोक चेतना की जड़ें उस पेड़ की तरह होती हैं जो गहरे ज़मीन के भीतर से रस पानी लेती हैं और अदृश्य रहती हैं। इस कविता को जब मैं पढ़ते पढ़ते इधर कुछ अलग ही नज़र पड़ा, मैं सोचता हूँ वह क्यों ना आपके सामने रखा जाए। कविता में पहला बंद जो है वह अकाल का है और सामान्य तौर पर अकाल का मतलब हम लेते हैं कि बारिश न हो, और यह एक स्थापित सा अर्थ या रूढ़ अर्थ ही अब तक हम देखते आए हैं। इसीलिए पहले बंद में हमें लगता है पानी नहीं बरसा और दूसरे में लगता है कि पानी बरसा तो चारों तरफ अमन चैन हो गया, खुशहाली हो गई। कविता में एक पंक्ति है, घर दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। दाने आए घर के अंदर, पहला बंद पूरा घर के भीतर का दृश्य है और कई दिनों तक चूल्हा रोया। घर के अंदर
का पूरा दृश्य है, जिसके अंदर चूल्हा, चक्की, कानी कुतिया, छिपकलियाँ, चूहे सब पस्त हैं। ये इस घर के भीतर या इस घर पर आश्रित जीव हैं, न कि इस घर के निर्माता। मुझे बार बार सवाल उठते रहे कि आखिर यह घर किसका है, इस घर का निर्माण किसने किया। और तब नज़र आता है कि यह वही है जिसे हम किसान कहते हैं, कृषक कहते हैं। अकाल के समय में घर के भीतर नहीं रहा जाता, घर से बाहर निकला जाता है, क्योंकि बाहर से ही उद्यम करके, उद्योग करके, मेहनत करके और घर के भीतर सामग्री, जीवन की सामग्री लाई जा सकती है। पूरे घर के अंदर कहीं भी किसान और उसका परिवार नहीं दिखता, घर से नदारद है। तो आखिर है कहाँ? निश्चित तौर पर अगर बरसात का अकाल है तो वह कुआं खोद रहा है, वह खेतों को भुरभुरी मिट्टी बना रहा है खेतों की, वह उसमें फसल उगा रहा है। और इसीलिए हम देखते हैं दूसरे बंद में दाने आए घर के अंदर। आसमान से दाने नहीं आए, दाने आए उस किसान के उद्यम और परिश्रम का नतीजा है। और वही शायद दो बंदों के बीच जो छिपा हुआ है, या अकाल उसके बाद के बीच में और जो संयोजक है उसी के भीतर वह छिपा हुआ है, कर्म कर रहा है। अकाल और उसके बाद यानी अकाल का खात्मा, अकाल से लड़ रहा है वह, और लड़ करके उसने दाने आए घर के अंदर। कई दिनों के बाद धुआं उठा आंगन के ऊपर, कई दिनों के बाद दाने का आना कि चूल्हे का रोना खत्म हो गया, चक्की की उदासी खत्म हो गई, चूहा उसकी हालत जो शिकस्त थी अब वह भी धमा चौकड़ी करने लगा। ये सारे जीव वे जीव हैं जो किसान पर आश्रित रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि थोड़ी सी विपत्ति आती है तो जो छोटे जीव होते हैं, अल्प प्राण लोग होते हैं, वे हाय तौबा मचाने लगते हैं। महाप्राण किसान है, दीर्घजीवी है वह, और वह अपने भीतर ढेरों लघु जीवों को पालता पोषता है। यह लोक चेतना है। लोक चेतना सीधे श्रम, प्रकृति और प्रकृति के द्वारा जो हमारे जीवन की परेशानियां हैं, प्रकृति के सानिध्य में प्रकृति को संस्कृत करते हुए जो चेतना विकसित होती है उसी को लोक चेतना कहते हैं। वह समाहारी होता है, वह किसी का दुश्मन नहीं होता। नागार्जुन ऐसे ही कवि हैं। इनकी एक कविता मैं और लेना चाहूँगा। इसका शीर्षक है चंदू मैंने सपना देखा। चंदू मैंने सपना देखा, उछल रहे तुम ज्यों हिरनौटा। चंदू मैंने सपना देखा, भभुआ से हूँ पटना लौटा। चंदू मैंने सपना देखा, तुम्हें खोजते बद्री बाबू। चंदू मैंने सपना देखा, खेल कूद में हो बेकाबू। चंदू मैंने सपना देखा, कल परसों ही छूट रहे हो। चंदू मैंने सपना देखा, खूब पतंगें लूट रहे हो। चंदू मैंने सपना देखा, लाए हो तुम नया कैलेंडर। चंदू मैंने सपना देखा, तुम हो बाहर मैं हूँ बाहर। चंदू मैंने सपना देखा, भभुआ से पटना आए हो। चंदू मैंने सपना देखा, मेरे लिए शहद लाए हो।
चंदू मैंने सपना देखा, फैल गया है सुयश तुम्हारा। चंदू मैंने सपना देखा, तुम्हें जानता भारत सारा। चंदू मैंने सपना देखा, तुम तो बहुत बड़े डॉक्टर हो। चंदू मैंने सपना देखा, अपनी ड्यूटी में तत्पर हो। चंदू मैंने सपना देखा, इम्तिहान में बैठे हो तुम। चंदू मैंने सपना देखा, पुलिस भान में बैठे हो तुम। चंदू मैंने सपना देखा, तुम हो बाहर मैं हूँ बाहर। चंदू मैंने सपना देखा, लाए हो तुम नया कैलेंडर। यह कविता लगता है कि जैसे बच्चे के लिए लिखा गया हो, चंदू। और पढ़ते समय एक अभिधात्मक अर्थ हमारे सामने आता है। बच्चा जैसे कवि नागार्जुन बड़ा व्यक्ति बन गया, उम्र में ज़्यादा हो गया, ऐसा व्यक्ति जैसे अपने बचपन को याद कर रहा हो और उससे संवाद कर रहा हो। संवाद करने वाला दूसरा कोई नहीं है, कवि का ही अपने आप से संवाद है। परंतु देखने की बात यह है कि इसके अंदर सारे क्रियाकलाप सपने के भीतर अच्छे और बाहर दोनों आत्मव्यंग्य बन जाते हैं। यह बड़ा कवि करता है। हमारा समाज, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, इस दुनिया में अक्सर दिखावा है, प्रदर्शन है, भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और है। जैसे इसी को लेकर के नागार्जुन अपने आप से, उस अपने आप से जो भभुआ, एक छोटा सा गांव, जैसे इनका गांव तरौनी, वह तरौनी गांव का चंदू, और वह चंदू ही आज अलग अलग कर्तव्य, अलग अलग रूप में सपने में दिख रहा है। कवि के एक ही व्यक्ति कितने रूप धारण करता है, कितने तरह के अभिनय करता है, परंतु उस अभिनय में वह खुद कहाँ है। यह कविता इसी की पड़ताल करती है और सारे दिखावटों, सारे भवकों, सारे प्रदर्शनों पर जैसे व्यंग्य करता है कवि। नागार्जुन में वह बिहार की, मिथिलांचल की मिट्टी रची बसी है। उसी में से ये कविताएं गंध, रंग, फल फूल के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये कविताएं सायास न लिखी गई हों। लोक चेतना का वाहक कवि हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि वह जो कुछ लिख रहा है लोक के लिए लिख रहा है। उसकी ज़बान, उसकी भाषा में शब्दावली से ज़्यादा उसकी संरचना लोक की होती है। इसीलिए वह पारदर्शी होती है, लयात्मक होती है, और जिससे जो अनुगूंज पैदा होती है वह एक बच्चे से लेकर और एक गहन गंभीर अध्येता के को भी सरस या रस या प्रभाव से भर देती है। अगले कवि हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन का परिचय पहले देख लें। जन्म तिथि 1917 ईस्वी, जन्म स्थान गांव चिरानी पट्टी, ज़िला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, अवसान 2007 ईस्वी। इनके कविता संग्रह हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला,
फूल नाम है एक, सबका अपना आकाश। देख सकते हैं इन कविता संग्रहों के शीर्षक को। अन्य पुस्तकें हैं देश काल कहानी संग्रह है और रोज नामचा डायरी। इनकी एक कविता मैंने चुनी है इसलिए कि वह पिछली कविताओं से थोड़ी बड़ी है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसें रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज़ गायब। परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज़ ही गोता करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे